नमस्कार दोस्तों, जो ये नेक्स्ट वीडियो है ये वीडियो नंबर 4 है। ये वीडियो नंबर 4 है। इसके पहले 3 वीडियो निकल चुकी हैं जहाँ पर आप जो है अर्थ, सोलर सिस्टम और अक्षांश एवं देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं। 20,000 MCQ की पार्ट 4 है, वीडियो 4 है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम खासकर जियोमॉर्फोलॉजी का कवर करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी उचित कथन को पहचानिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि इसमें ऑप्शन पढ़कर इनको कायदे से समझना पड़ेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी उचित कथन को पहचानिए। गहराई में जाने पर तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखने से ही गलत लग रहा है। गहराई, तापमान गहराई के समानुपाती होता है, इसको होल्ड करके रख दीजिए। तापमान गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको काट दीजिए। गहराई में जाने पर तापमान एक सीमा के बाद घटता है। देखिए एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो सबसे बेस्ट आंसर है। कैसे है? क्योंकि हर गहराई में जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली है बात। पृथ्वी के अंदर जब आप शुरुआती दौर में जाएंगे तो बहुत तेजी से तापमान बढ़ेगा, मतलब यहाँ की अपेक्षा एकदम से तेजी से तापमान गिरने लगेगा। लेकिन उसके बाद जो तापमान जो बढ़ेगा उसमें रुकावट आ जाती है, फिर उतनी तेजी से तापमान नहीं बढ़ता। उसका कारण ये है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थों की मतलब जमाव है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो वही उसी बात को लेकर इन्होंने ये प्रश्न बनाया है, और काफी टेक्निकल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के अभ्यंतर में, आगे इसके ऑप्शन है, गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान गिरता है। जैसे गहराई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा ना, गिरेगा तो है नहीं, तो गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता। गहराई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो गहराई बढ़ेगी, एक दूसरे से ये कनेक्ट होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। गहराई बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, ये एकदम सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ गिरने और बढ़ने में फर्क है। गिरने का मतलब कोल्ड हो रहा है, बढ़ने का मतलब यहाँ पर हीट जनरेट हो रही है। तो दाब बढ़ेगा अगर किसी चीज का, और ताप और दाब दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि दाब बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं तो उनमें कोई अंतर क्रिया नहीं होती। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की क्रिया को हम संरक्षी किनारा कहते हैं। दो प्लेटें ना, अब मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं ना, ये इसके नीचे जा रही है आपस में टकरा के, ना इसके नीचे जा रही है, ना आपस में टकरा के फोल्ड हो रही है। तो ये इसको ऑप्शन सी संरक्षी किनारा कहते हैं। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? देखिए इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं, इसमें बहुत सारी रिसर्च हुई। तकरीबन जो है 70-75 साल इस पर रिसर्च हुई। वेगनर महोदय ने सबसे पावरफुल इसका सिद्धांत दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ तथ्य जो है इसके, तो सबसे इसका सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तन की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पृथ्वी की किन 2 परतों के बीच है? देखिए इसको समझने के लिए एक ट्रिक है। सीएम रोज गिफ्ट लेता है, काफी पॉपुलर ट्रिक है। इससे इसको बड़ी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है। तो गुटेनबर्ग के बारे में पूछा गया, तो गुटेनबर्ग जो है यहाँ पर लोअर मेंटल और आउटर कोर की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर ये होगा आपका मेंटल और ऊपरी और निचला मेंटल नहीं, मेंटल और कोर। देखिए सीएम से कोनार्ड हो गया, मोहो से सीएम, रेप्टी से रोज, गुटेनबर्ग से गिफ्ट, एल लेहमैन से लेता है। इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोहो डिस्कंटिन्यूटी काफी पूछी जाती है। ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। निम्नलिखित धातु युग्मों से कौन सा युग्म पृथ्वी की आंतरिक क्रोड को बनाता है मतलब। तो आंतरिक क्रोड को देखिए कोई हैवी मेटल ही बना सकता है, तो निकिल एवं लोहा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। स्थल मंडल लिथोस्फीयर किससे बना है? तो देखिए लिथोस्फीयर जो बना है आपका पपड़ी और सबसे ऊपरी ठोस प्रवार से बना हुआ है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में तो क्रोड है, यहाँ पर मेंटल है।
स्थल मंडल की बात हो रही तो ऑप्शन सी के अलावा कुछ बचता नहीं। वलन क्रिया किसका परिणाम है? देखिए वलन क्रिया, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, ना ये नीचे जा रही है ना ये नीचे जा रही, तो आपस में फोल्ड हो जाती है। तो ये पर्वत निर्माण काली जो बल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? इसको हम कहते हैं सियाल। देखिए स्वैस महोदय ने 3 चीजें बताई थी, सियाल, सीमा और निफे। इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। बाद में इसमें जो पीछे आपको ग्राफ दिखाया था उसको और मॉडिफाई किया गया, अब वो मान्यता है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम और निकेल फेरस। तो सिलिकेटों से बनी धरती सियाल कही जाएगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोर निम्न में से किस एक से बना हुआ है? कोर देखिए लोहा और निफे से बना हुआ है, लोहा, निकेल और फेरस से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए स्पीड थोड़ा तेज हो सकती है क्योंकि हमको कम समय में 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, वो भी डेली। 20,000 MCQ की सीरीज है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। इसको भी आप, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप होल्ड करके रखिए। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, महासागर भाग में छिछला है। तो देखिए क्या कह रहा है, महाद्वीप भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए समुद्र है, यहाँ पानी भरा है, लेवल तो एक ही रहता है, तो सीधी सी बात इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तो ऑप्शन बी इसका, ये भी सही है, ये भी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। महाद्वीप की बात हो रही तो ग्रेनाइट से बना है, बिल्कुल सही बात है। महासागरीय बेसाल्ट से बना हुआ है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। देखिए महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व इसलिए क्योंकि इसमें पानी का प्रेशर भी पड़ रहा है और ये बेसाल्ट से बना हुआ। बेसाल्ट वैसे भी ज्यादा डेंस है, बेसाल्ट वैसे भी ज्यादा डेंस है और प्लस पानी का प्रेशर भी है, तो सीधी सी बात है घनत्व अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? देखिए व्हाइट ऑफ द अर्थ इस मेंटल को कहा जाता है, मेंटल को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में होता है? 32% मेंटल में पाया जाता है। फैक्ट क्वेश्चन है। मोह असंबद्धता, अभी मैंने आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो मोह डिसकंटिन्यूटी आपको इसी ग्राफ से आप आराम से देख सकते हैं। सीएम रोज गिफ्ट लेता से आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच होती है, क्योंकि सबसे पहले आपका आएगा क्रस्ट की अपर लेयर, फिर क्रस्ट की लोअर, फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर आउटर कोर के बाद कोर। इसी से आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं। अगर नहीं आता तो भी आराम से इस ट्रिक की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। भूपरपटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा क्या है? देखिए जो सबसे ज्यादा भाग है वो O2 का है भूपरपटी पे, उसके बाद सिलिकॉन है, इसके बाद एल्यूमिनियम है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो यहाँ तो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा। घटते हुए क्रम की बात हो रही है, सिलिकॉन है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं है, लोहा पहले आ गया, बल्कि लोहा यहाँ पे होना चाहिए, तो ये ऑप्शन निकल गया। सिलिकॉन पहले ही आ गया इसलिए यहाँ निकल गया, ऑक्सीजन बाद में होगा नहीं। लोहा पहले आ गया इसलिए ऑप्शन डी ही बचता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ये बिल्कुल सही ऑर्डर है इसका। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? देखिए पृथ्वी के किस भाग में? कोर में जो है लोहा और निकेल की प्रचुरता है, इसे हम निफे कहते हैं। इस भाग को स्वैस महोदय द्वारा इसको डिफाइन किया गया था, इस पार्टीशन को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखिए सबसे भूपरपटी की बात हो रही तो सबसे ज्यादा तो O2 पाई जाती है, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में है नहीं। तो इसके बाद जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए तो उसके बाद सिलिकॉन ही सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा गया है तो आदमी कंफ्यूज भी हो सकता है इसमें।
पृथ्वी के किस भाग में निफे पाया जाता है? तो क्रोड में निकिल और फेरस पाया जाता है। भूपर्पटी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है नहीं। सिलिका, सिलिकॉन में कंफ्यूज मत होइएगा, सिलिकॉन के अंदर ही सिलिका भी आ जाता है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? देखिए लोहा और निकल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? देखिए बेरिस्फीयर कोर को कहते हैं, कोर को कहते हैं बेरिस्फीयर। तो सबसे ऊपरी परत नहीं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत नहीं, सबसे आंतरिक परत पृथ्वी की, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य दीर्घ पट्टिका है? दीर्घ पट्टिका का मतलब सबसे बड़ी पट्टिका की बात हो रही है और मेन बेल्ट की बात हो रही है। तो पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर भी है जहां पर, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर होगा। अब देखिए इसको आप मैच कराना है। इसका घनत्व तो सर्वाधिक है, सब यहां से पढ़िए। ये परत ग्रेनाइट सेल की है, ये परत बेसाल्ट की है। तो देखिए ऊपर ग्रेनाइट होगा, फिर उसके बाद बेसाल्ट हो सकता है। तो सियाल को सबसे पहले ट्रैक करेंगे। आपको देखिए कुछ चीजें एकदम क्लियर है, वहां से हम ट्रैक करना शुरू करें तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। घनत्व तो सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा घनत्व जिसका सर्वाधिक हो सकता है वो निफे का ही हो सकता है। सी का 2 हो गया। अब सी का 2 हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, तो हमारे पास ए काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, सी का 2। अब ए का 1, ए का 3। अब देखिए यह परत ग्रेनाइट सैलो से बनी है सियाल की, और बेसाल्ट सैलो की बनी है सीमा, क्योंकि बेसाल्ट नीचे हो सकता है महाद्वीप और मिडल के ऊपरी भाग में। तो बी का 3 यहाँ पर सटीक उत्तर हो सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भूकंप का कारण क्या है? देखिए भूकंप का कारण 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, जब बड़े बड़े लैंडफॉर्म टकराते हैं तो भूकंप का कारण बनता है। तो टेक्टोनिज्म इसको कह सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सीस्मोमीटर मापता है, सीस्मोमीटर क्या मापता है? भूकंप नापता है, भूकंप की तरंगों को मापता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, कई बार आपने इसको देखा भी है, आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए भूकंप जब आता है तो उसमें 2 चीजें होती है, एक होता है परिमाण, एक होता है उसकी तीव्रता। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये परिमाण और तीव्रता दोनों अलग अलग चीजें। एक है इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं और इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। जो ऊर्जा निकलती है, जितनी मात्रा ऊर्जा की निकलती है उसे परिमाण बोलते हैं। वेव कितनी है उसको हम इससे नापते हैं, सीस्मोग्राफ से। रिएक्टर स्केल से निम्नलिखित की तीव्रता को नापा जाता है, किसकी तीव्रता को? भूकंप की। रिएक्टर पैमाना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आविष्कार किसने किया? चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 में, जो कि बिल्कुल सही है। यह एक भूकंप के कारण निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। जो अभी मैंने जस्ट बताया, निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का मतलब परिमाण की बात हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड। ये भी सही है। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसको हम क्रॉस इसलिए कर देते हैं क्योंकि अभी तक हम जो जानते हैं वो 1 से 10 जो नापने की जो इकाई है वो 1 से 10 के बीच में ही बताई गई है। इसके ऊपर आज तक ना मैंने देखा है ना मैंने सुना है। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो सकता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहते हैं? सीधा सा क्वेश्चन है, सुनामी कहते हैं। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम कहते हैं आइसोसीस्मल। तो आइसोसीस्मल किस में है? यहाँ पर ऑप्शन में ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, आइसोसीस्मल। भूकंप केंद्र के ठीक नीचे की बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ 2 चीजें समझने वाली। मान लीजिए पृथ्वी है, एक यहाँ पर जब सबसे पहले पता चलता है कि भूकंप आ गया है, एक यहाँ पर जनरेट होता है, तो इस भाग को हम बोलते हैं अभिकेंद्र या फोकस भी बोलते हैं या भूकंप मूल भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इस जगह को जहां पर सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किया था इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, तो भूकंप केंद्र के
ठीक केंद्र के ठीक नीचे की बिंदु को क्या कहते हैं? तो हमारे हिसाब से ऑप्शन बी होगा इन सेंटर, जिसे हम फोकस का दूसरा नाम लिखा हुआ है जहां तक, इन सेंटर कह सकते हैं, क्योंकि अधिकेंद्र तो यही हो गया, भूकंप केंद्र के केंद्र ही हो गया यहाँ पर। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप की तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, देखिए यही डिस्कस किया अभी हमने पीछे, वो क्या कहलाता है? उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, ये याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? देखिए रिंग ऑफ फायर जो है आपका भूकंप से संबंधित है, पैसिफिक ओशियन में है, ज्वालामुखी से रिलेटेड है, ज्वालामुखी वहां से निकलता है, जंगल की आग से इसका कोई लेना देना नहीं। तो 1 2 3 इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? मूल स्थल रूप की बात हो रही है, तो ज्वालामुखी शंकु जो होता है वो मूल स्थल रूप होता है, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए ज्वालामुखी निकलता है, इधर लैंडफॉर्म बनाता है, तो ये मूल रूप हो गया ना इसका, तो ज्वालामुखी शंकु इसका सही उत्तर होगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस निकलती है जलवाष्प, 66% लगभग जलवाष्प निकलती है ज्वालामुखी से। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भी निकलती हैं, लेकिन यहाँ पूछेगी कौन सी गैस अधिक निकलती है, सबसे अधिक, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ को हम बोलते हैं, देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अंदर पिघला हुआ होता है उसको बोलते हैं मैग्मा। पृथ्वी के अंदर होता है वो मैग्मा है, जो बाहर आ जाता है उसको लावा बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन कोई भी आए, है टेक्निकली दोनों एक ही चीज। ज्वालामुखी की कप के आकार को, मुख को क्या कहते हैं? कप का आकार जो मुंह था उसको क्रेटर बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर। बाद में उसमें पानी भी भर जाता है कभी कभी। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? देखिए लावा के ठोस हो जाने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान क्या हो सकती है? आप सोच लीजिए, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर हम आपको बताएंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए इसको कह रहा हूं, ताकि आपको ये चीज प्रेस कर सके। इसका उत्तर आप बताइए, तब तक मैं अगला प्रश्न इसका सॉल्व करता हूं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है? देखिए सबसे ज्यादा सक्रियता हवाई में पाई जाती है, क्योंकि हवाई के जो ज्वालामुखी हैं, देखिए इस चीज को आप समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, कोर में तो मैग्मा की कोई कमी ही नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है। तो हवाई के जो ज्वालामुखी है वो सीधा कोर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कभी सप्लाई की कमी होती नहीं, यहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी निकलता ही रहता है, लावा हमेशा निकलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी जो कुछ ज्वालामुखी हैं वो इस भाग से निकलते हैं, यहाँ पर तो हमेशा तो अवेलेबिलिटी रहती नहीं, कभी निकल गया, खत्म हो गया, फिर बना। तो यहाँ पर कभी कभी यहाँ से जो निकलने वाले ज्वालामुखी होंगे उसमें कभी कभी ही इरप्शन होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कोर से सीधा कनेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए पीछे इस प्रश्न को देख लेते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जिनको पता था उनका बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी और भूकंप से रिलेटेड है, देखने से ही लग रहा है, इसको कोई भी ट्रैक कर सकता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका, आप बताइए कि कौन सा है? ऑप्शन ए होगा कि बी होगा? ये सबसे ऊंचा है, फ्यूजी जापान में है। सब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वेसुवियस जो है इटली में है। यहाँ पर सर्वाधिक मैना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण है किसका? सक्रिय ज्वालामुखी का, ये भी हवाई में ही है, यूएसए में। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, देखिए देखने से ही लग रहा कि ये बाल्टिक सागर ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो आइस से है, मतलब बर्फ से है, ग्लेशियर से पानी है। यहाँ प्लेट टेक्टोनिक है, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, तो वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वो निम्नलिखित में से, एटना से इटली, सीधा बन गया इटली, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। याद कर लीजिए एटना से इटली होता है।
सबनकाया, अब इसको मैच कराना है। देखिए माउंट सबनकाया पेरू, माउंट एटना आपको बताया अभी इटली, कोलिमा मैक्सिको, माउंट मेरापी इंडोनेशिया। अब ये आप मैच करा लीजिएगा कौन सा होगा, ऑप्शन में जरूर लिखिएगा कमेंट में। निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक ज्वालामुखी रूप का है? देखिए ज्वालामुखी रूप का कौन सा हो सकता है इसमें? ज्वालामुखी रूप का लक्षद्वीप द्वीप समूह, देखिए एक रीयूनियन द्वीप है, सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही लग रहा है क्योंकि सीडीएस का है, कंफ्यूज ही कर सकते हैं ये लोग। रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी मूल का इसलिए क्योंकि जब अफ्रीका से भारत टूटा तो जब अपनी यात्रा के दौरान तिब्बत से टकराने के पहले ये रीयूनियन द्वीप के ऊपर से निकला था, तो यहीं पर दक्कन के पठान का निर्माण हुआ क्योंकि यहाँ से कई सालों तक लावा निकलता रहा, तो रीयूनियन द्वीप के ऊपर से निकलने की वजह से दक्कन के पठान का निर्माण हुआ। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन है इसका सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि सीडीएस के प्रश्न में ज्यादातर ये बेस्ट आंसर की तलाश करते हैं, सही आंसर इनको नहीं चाहिए होता। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? देखिए ये है आपका यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं निकलते हैं? बहिर्वेदी मतलब कभी बाहर नहीं आते हैं, तो देखिए हिमालय ऑप्शन है, आपको तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि हिमालय में कभी आज तक ऐसी घटना देखी नहीं गई। हो सकता है नीचे ज्वालामुखी हो लेकिन कभी बाहर नहीं आए। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे तो किताबों में कोटोपैक्सी लिखा है लेकिन ओजस डेल सलाडो भी सबसे ऊंचा माना जाता है, नेट पे सर्च करेंगे आपको तो वही दिखाई देगा। तो फिलहाल ऑप्शन में नहीं है ओजस डेल सलाडो, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। माउंट रेनियर, देखिए माउंट रेनियर यूएसए का है और एक रेंडियर जानवर भी होता है वो भी यूएसए में पाया जाता है, तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। एटना इटली का है, पेरिकुटन कहाँ का है छोड़ दीजिए, ताल कहाँ है छोड़ दीजिए, इसी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखते हो पाएगा कि नहीं, ए का 4 होना चाहिए, तीनों अच्छा 3 ऑप्शन है, एटना इटली, बी का 1, 4 और 1 देखिए मैच कर गया यहाँ से जो क्लियर था। बाकी आगे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं। सी का 2 हो जाएगा पेरिकुटन मैक्सिको, और डी का आपका 3 हो जाएगा फिलीपींस। तो कभी कभी अगर आपको 2 एटलीस्ट पता हो तो भी आपका काम बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए एटना तो सक्रिय है ही, पीछे आपने पढ़ ही गया है। कोटोपैक्सी खुद एक सक्रिय है, फ्यूजियामा भी सक्रिय है, एकांगुआ आपका सक्रिय नहीं है। तो 1 2 3 सही विकल्प है, ऑप्शन सी इसका उत्तर है सही। निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? तो एटना तो है ही है, विसुवियस भी है, किलिमंजारो नहीं है, एटना और विसुवियस ही सही है और ये दोनों नहीं है। 2 और 4 ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर के संबंध में क्या सही है? इसे ज्वालामुखी के परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये अपसारी प्लेट का क्षेत्र है। देखिए ऑप्शन 1 और 2 इसका सही है, सक्रिय ज्वालामुखी बेल्ट है ही ऐसे, और इसे परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये अपसारी नहीं है, अपसारी तो आपस में दूर जा रहे होते हैं, तो ये नहीं है। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत राज्य क्षेत्र में है, ये बिल्कुल सही बात है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित, देखिए ग्रेट निकोबार नहीं बल्कि पोर्ट ब्लेयर के 140 किलोमीटर हो सकता है ये, बल्कि ग्रेट निकोबार से तो ये काफी दूर पड़ेगा, 583 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, तो ये हमको सही नहीं लग रहा है। पिछली बार बैरन द्वीप 1991 में उद्गार हुआ था, ये भी बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके बाद भी इसमें इरप्शन हुआ था, तो ऑप्शन 3 भी फिलहाल निकल जाएगा, ऑप्शन ए केवल एक ही इसका सही उत्तर होगा। 2017 में शायद फिर से इरप्ट हुआ था ये, या 2005 में, चेक कर लीजिएगा आप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्वालामुखी उद्गार के साथ भूकंप आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ज्वालामुखी से वातावरण में जलवाष्प धूल के कण आते हैं, ये भी बात सही है। तो कथन और कारण सही है।
लेकिन यहाँ पे कथन और कारण नहीं पूछा गया, दोनों कथन ही दे रखा है। अब आप देखिए क्या पूछ रहे, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं, कथन 2 एक का सही स्पष्टीकरण है, जो कि नहीं है। दो कथन अलग अलग सत्य हैं किंतु कथन 2 एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये ऑप्शन बेस्ट है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलकों या बर्ष वाले कठोर शैलों के टुकड़े को क्या कहते हैं? देखिए ये ऐसा आकृति बन जाती है, इसको ड्राई कांटर बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अधोलिखित में कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ये बिल्कुल क्लियर है कि ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ लावा से ये बनती है। अब लावा में अगर कोई जीवाश्म होगा भी तो वो भाप बन गया होगा, कुछ बच नहीं सकता है। मैग्मा में, ज्वालामुखी में किसी चीज को फेंक दीजिए तो वहां से सिर्फ भाप ही निकल सकती है और कुछ नहीं। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखिए, जो भूतापीय ऊर्जा से आजकल बिजली बनाई जा रही है, तो ये सब ज्वालामुखी, कहीं कहीं पानी, जो पृथ्वी के क्षेत्र में कहीं कहीं पानी होता है, उधर ही ज्वालामुखी भी होता है, तो उसी से भूताप ऊर्जा बन जाती है। जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जीवाश्म का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो मेरे हिसाब से तलछटी चट्टान हो सकता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कुछ लोगों को नीस भी लग सकता है, तो मेरे हिसाब से तलछटी चट्टान बेटर होगा। अगर आपको नीस लगता है तो आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? देखिए, रूपांतरित चट्टान इसमें नहीं है। जो आपका ये, आप देखिए, फाइलाइट भी रूपांतरित चट्टान है, स्लेट भी है, सिस्ट भी है, डायोराइट आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल को क्या कहते हैं? नीचे जो द्रवीभूत सेल को हम मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बाहर आ जाएगा तो लावा हो जाएगा। निम्न में कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरण किसका हो सकता है? बेसाल्ट का नहीं होगा, अभी बेसाल्ट से रूपांतरण हो सकता है। ग्रेफाइट आपका रूपांतरित चट्टान हो सकती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी कार्बनिक चट्टान है? कोयला कार्बनिक चट्टान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट नहीं है। अंतर्भेदी अग्नेय शैल का उदाहरण, देखिए ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी अग्नेय शैल का उदाहरण है। सबसे डी इसका सही उत्तर है, ग्रेनाइट। देखिए, हमें कम समय में वीडियो जल्दी खत्म करनी होती है, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब समय लेंगे। अगर हम कई वीडियो आप देखते होंगे कि 1 घंटे में 25 क्वेश्चन कराते हैं, आपको उसमें समय ज़्यादा लगता है। कम समय में जल्दी रिवाइज हो जाएगा, जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। बार बार देखेंगे आपको ये चीज़ तैयार हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अग्नेय चट्टान है? देखिए, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी अग्नेय चट्टान है, ये भी अग्नेय चट्टान है। नाइस आपका अग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरण रूपांतरण का कारक नहीं है? देखिए, संपीड़न से रूपांतरण हो सकता है, विघटन से हो सकता है, ऊष्मा से हो सकता है, अपघटन से रूपांतरण का मुझे कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति अग्नेय तथा तलछटी दोनों में होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल शैल है? मूल शैल का मतलब प्राथमिक है, अग्नेय प्राथमिक है। कुछ भी, कोई भी आपको कुछ भी बनता मिलेगा तो वो एट लास्ट अग्नेय से ही मिलेगा, तो यही मूल शैल है। कौन सी अग्नेय शैल नहीं है? अब जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे उसके, तो आपको बताएंगे कि आप खुद ही लगेगा कि यार ये तो सब कुछ एक ही है। देखिए, गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट अलग चीज हो गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ लोकेशन का मतलब, कोई चट्टान धरती के अंदर है तो उसका दूसरा नाम है, थोड़ा और ऊपर आई तो दूसरा नाम हो जाएगा, बाहर आ जाएगी तो दूसरा नाम हो जाएगा, और बाहर आ जाएगी समुद्र के नीचे तो दूसरा नाम हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ कंफ्यूजन रहता है, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा आगे। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, आल्पस, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? देखिए, ये सब फोल्ड माउंटेन है। हिमालय भी एक फोल्ड माउंटेन है, जो है वलित पर्वत के उदाहरण। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो देखिए, एंडीज नो डाउट सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत देखिए
यहाँ पर ये सभी प्राचीन पर्वत हैं, लेकिन एंडीज जो है ये नवीन, वलित पर्वत तो है लेकिन नवीन है, ये नई श्रेणी। अगला ऑप्शन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है, ये बॉर्डर भी बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कॉकेसस। ड्रमलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ड्रमलिन, तो इसका आंसर आप जो है कमेंट में लिखिए और जिसका उत्तर सही होगा हम अगली वीडियो में उसको मेंशन करेंगे। ये हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं एक तरीके से। स्लाइड नंबर 80 है, ये हमारा 81 क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका तिब्बत में, नेपाल में। इसका सही उत्तर होगा नेपाल। इसको हम सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय क्या नाम है? देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया यहीं पे। इसको हम बोलते हैं सागरमाथा। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको हम ज्यादा प्रचलित नाम है इसका, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एशिया में अंतर पर्वतीय पठार कौन सा है? एशिया में अंतर पर्वतीय पठार जो है वो तिब्बत है, नो डाउट। ढक्कन लिखा है, यहाँ दक्कन होना चाहिए। सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? नो डाउट सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कई बार आपने इसको देखा भी है, सुना भी है। अनातोलिया का पठार कहाँ है? अनातोलिया का पठार टर्की में है। टर्की कहाँ हो सकता है? पश्चिम एशिया में हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? देखिए अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है जो कि चिली में है। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और क्यों है ये आपको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। प्रेरीज, डाउन्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको ग्राफ में चलिए दिखा देते हैं। टकला मकान, इसको तकला मकान भी कई जगह लिखा मिलता है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला मकान जो है आपका चाइना में है। चाइना ऑप्शन में है नहीं, तो ये मध्य एशिया इसका सटीक उत्तर हो सकता है। ऑप्शन डी। सोनोरन क्या एक मरुस्थल है? कहाँ पर है? यूएसए में है। उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका, देखिए यहाँ पर समझने वाली, अगर द्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद न्यू गिनी है, उसके बाद बोर्नियो है। तो ये सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे या फर्स्ट नंबर पे है, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बोर्नियो को लेकर कंफ्यूज होते हैं सब। सेंटोसा द्वीप कहाँ है? सेंटोसा द्वीप आपके सिंगापुर के साउथ में पड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? देखिए पवन की अपवाहन क्रिया के कारण जो बनी गर्त है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ब्लो आउट कहते हैं। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह को जिसका खुला समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह को जिसका खुले समुद्र के निर्बाध जल प्रवाह। देखिए ये प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है, आपको मैं समय दे रहा हूं, तो आप जिसको इसका उत्तर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो बहुत बेटर, नहीं तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है नदीमुख। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो देखिए लनकला जो है दर्रा है जो आपको लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेमैग्माइट किसके अभिलक्षण है? देखिए जब इस तरह के टाइट माइट ये हो तो ये समझ लीजिए चूना पत्थर का इसमें रोल है, काष्ठ स्थलाकृति है ये। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हवा के तेज वेग से बने रेतीली टीलों को जो हम बोलते हैं ड्यून्स, मरुटिब्बा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि क्या कहलाती है? देखिए समुद्र में बहिर्विष्ट, ये सब भारी भारी शब्द इसमें डाल दिए गए, प्रायद्वीप कहलाती है, जो कि ऐसी आकृति होती है जैसे भारतीय जो है उपमहाद्वीप है। इसका जो अगला प्रश्न है मैचिंग का है, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप जो है क्रैक करने का, देखिए कोई तो एक पकड़िए जो सबसे आसान हो।
हिमोड़, हिमोड़ कैसे बनता है? हिमनद के निक्षेपण से बनेगा, डी का 2 होगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास जिसका डी का 2 ऑप्शन दिया गया है। लोएस्ट कैसा है? वायु निक्षेपित है, A1 हो गया, A1 दोनों में दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब आपको इनमें से एक आना ही चाहिए। अब देखिए गेस कीजिए कि विसर्पिरोधिका किससे बन सकती है? ये इसी से बन सकती है, नदी से। तो ऑप्शन सी का 3 होगा, तो ऑप्शन सी का 3, डी का 2, ए का 1, तो बी का 4। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन इस तरीके से ही आसानी से ब्रेक किए जा सकते हैं। यूपी पीसीएस में से प्रश्न बहुत आते हैं। पवन की अपवाहन क्रिया के कारण बने गर्तों को क्या कहते हैं? देखिए इसको हम कहते हैं ब्लो आउट। ऑप्शन सी। ये याद करने वाली चीजें हैं, इन्हें सीधा याद कर लीजिए। सोपान सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? इसको हम गार्ज कहते हैं, महाखंड गार्ज कहते हैं। कैनियन मत लगाइए, आइएगा, गार्ज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर झीलों के बारे में पूछा गया है। अब देखिए ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? ये है आपकी कनाडा में। मिशिगन झील कहाँ है? यूएसए में। बैकाल झील कहाँ है? कनाडा में। और विक्टोरिया झील कहाँ है? तंजानिया। बाकी आप इसको मैच करा लीजिएगा, किससे मैच कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी झील लद्दाख में है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए। ऑस्ट्रेलिया अथवा ओशिनिया में क्या सम्मिलित है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया तो है ही, न्यूजीलैंड भी है, न्यू गिनी भी है, पैसिफिक आइसलैंड भी है, तस्मानिया भी है। तो ये सभी इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या होता है? देखिए अभी क्वेश्चन फंसा देगा आपको। अब पृथ्वी के बारे में जानकारी तो सभी के बाद सभी ऑप्शन से हमको मिल रही है, लेकिन सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा आपका भूकंप विज्ञान और तरंगे, ऑप्शन बी। वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो नदी से बनती है। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? तो ये चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? देखिए ड्रमलिन के बारे में जो सत्य है यह है कि हिमानी क्षेत्रों में उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति, सबसे सही आंसर यही है। काश प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, सागरीय स्थलाकृति इसका कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए हमारा जो है 100 क्वेश्चन कवर हो चुका है। नेक्स्ट 5वीं वीडियो में 100 क्वेश्चन हम इसी के और कवर करेंगे, जिससे जियो मॉर्फोलॉजी आपका पूरी तरीके से कवर हो जाए। हो सकता है एक वीडियो और बने। थैंक यू।